रशियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है कि मदरलैंड मेनलैंड रशिया खतरे में हुआ तो हम एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। मदरलैंड रशिया पर नेटो वेपन्स अटैक कर चुके हैं। मॉस्को पर तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन स्टॉर्म गिरा दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार है कि किसी मुल्क ने रूस की जमीन पर कब्जा किया। आखिर क्यों प्रेसिडेंट पुतिन पुरस्कार तौर पर कर्सक के इलाकों पर कब्जे का जवाब नहीं दे रहे? 3 माह पहले वो कत्ल के जुर्म में सजा काट रहे थे और अब वो रूसी देहात पर कब्जे कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से मिलने वाले 79 F-16 यूक्रेन को कितना बड़ा फायदा देंगे? एक डॉग फाइट भी हो सकती है, लेकिन रूस को फतह करने का ख्वाब देखने वाले कितने शहंशाह अपनी फौजें बर्फ में दफन करके भाग चुके हैं। ये मशरिक और मगरिब की टेक्नोलॉजी वॉर भी है। ये वॉर ऑफ एट्रिशन है और वॉर ऑफ एट्रिशन वो जीतता है जो लंबे अरसे के लिए ज्यादा जख्म दे सके और सह भी सके। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल मुराइज। रूस यूक्रेन जंग के तीसरे साल 5 अगस्त तक एक स्टेलमेट की कैफियत थी। यह कॉन्फ्लिक्ट रूस के हक में फ्रीज हो चुका था, यानी रूस जितना इलाका आसानी से ले सकता था उसे ले लिया, ट्रेंचेस खोद कर बैठ गया। यूक्रेन अपने बाकी इलाकों के एक एक इंच के डिफेंस के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा था। इसकी बेहतरीन मैन पावर मर चुकी थी और मगरिब बहुत सोच सोच कर इसे असलाह दे रहा था कि न जाने अगले साल तक यूक्रेन के पास लड़ने के लिए जवान होंगे भी या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जंगों में सबसे ज्यादा जानी नुकसान रवायती हथियारों की लड़ाई में आर्टिलरी करती है। इसके तोपखानों के जो गोले गिरते हैं वो करते हैं। तो रशियन तोपें रोजाना 15,000 गोले यूक्रेन की डिफेंस लाइंस पर, इनके शहरों पर गिरा रही हैं, जिसके मुकाबले में यूक्रेन 1/4 1/4 से भी कम गोले गिरा पा रहा था। ये सूरत हाल थी 5 अगस्त तक। मगर 6 अगस्त की सुबह यूक्रेन की एक स्पेशल फोर्स इस स्टेलमेट को तोड़कर रूस में दाखिल हो गई। इनमें फ्रंट लाइन फोर्सेस की क़यादत मेजर डजारी कशक कर रहे थे। इनकी कमान में वो 200 फौजी थे जो अभी चंद दिन पहले कत्ल या चोरी जैसे जराइम में सजाएं भुगत रहे थे। इन्हें सिर्फ 3 माह पहले इस शर्त पर सजा से माफ़ी और रिहाई मिली थी कि वो फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का डिफेंस करने वाली फोर्स का हिस्सा बनेंगे। बच गए तो जंग के बाद अपने घरों को चले जाएं, मारे गए तो आने वाली नस्लों में वो मुजरिम नहीं बल्कि वतन के बहादुर सिपाही गिने जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे रूस की वॉगनर फोर्स हायरिंग करती थी, तो यूक्रेन ने भी एक उसी तरह का ग्रुप, एक यूनिट तैयार कर लिया। इन्हें रूस के अंदर खुसूसी ऑपरेशन के लिए दूसरी यूनिट्स के साथ ट्रेनिंग वेस्टर्न एलाइज की मदद से मिली और 6 अगस्त को ये यूक्रेन के नॉर्थ से, शुमाल से रूस के इलाके कर्सक का बॉर्डर क्रॉस करके अंदर दाखिल हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली दफा था कि किसी मुल्क ने रूसी बॉर्डर क्रॉस किया और इलाकों को कब्जे में ले लिया। इस यूक्रेनियन फोर्स के साथ 1000 सोल्जर्स थे, 11 ब्रिटिश चैलेंजर टैंक्स थे, हाई मास्क अमेरिकन रॉकेट सिस्टम था और 12 कैनेडियन स्ट्राइकर फाइटिंग व्हीकल्स थी। इनके साथ दर्जनों की तादाद में सस्ते $1000 वाले वो ड्रोन्स थे जिनसे रशियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स को तबाह कर दिया गया ताकि कर्सक फोर्सेस का रशियन मिलिट्री हेडक्वार्टर से राब्ता टूट जाए। इसके बाद यूक्रेनियन आर्मी ने दावा किया है कि वो 82 रशियन सेटलमेंट्स यानी आबादियों पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। उनके मुताबिक ये रूस का 1000 किलोमीटर का एरिया बनता है जो कि अब उनके कब्जे में है। बाय द वे, ये वो दावा है जो उनके वेस्टर्न एलाइज भी नहीं मान रहे, जैसा कि BBC की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। मगर ये बहरहाल सच है कि यूक्रेन ने कुछ एरिया, चंद 100 मुरब्बा किलोमीटर तो यकीनन कब्जे में ले लिया। क्यूरियस फेलोज, यहाँ सिर्फ कंट्रास्ट के लिए आपको बता दें कि यूक्रेन का जो एरिया अब तक रूस के कब्जे में है वो 1,08,600 मुरब्बा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। फिर इसमें आए रोज हल्का फुल्का इजाफा भी होता रहता है। ये एरिया यूक्रेन के कुल रकबे का 18% बनता है। इस 1,08,600 स्क्वायर किलोमीटर के मुकाबले में मैक्सिमम अगर 1000 किलोमीटर भी यूक्रेन के पास है रशिया का एरिया, तो ये कुछ भी नहीं है। किसी बार्गेन में इस एरिया की कोई अहमियत ठहर ही नहीं सकती। ये कोई 0.9% से भी कम बनता है। वो अहमियत भी तो तब बनेगी जब मुज़ाकरात के वक्त तक ये एरिया यूक्रेन के कब्जे में रहे। लेकिन बहरहाल यही अपने जहन में रखते हुए यूक्रेन ने अपने तौर पर रूसी कर्सक रीजन पर लंबे कब्जे के लिए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वहां बना दिया है। अब साथियों, जिस सोफिस्टिकेशन और राजदारी से ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है, यकीनन यूक्रेनियन आर्मी महीनों से इसकी तैयारी कर रही होगी। लेकिन इसमें रशियन मिलिट्री लीडरशिप की एक बहुत बड़ी कमजोरी का भी हाथ है। वो ये कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस अहम तरीन रीजन को खौफनाक खुद एतमादी की भींट चढ़ा रखा था। जैसे कोई भी ताकतवर आर्मी अपने बारे में गलतफहमी का शिकार होकर मार खा जाती है, तो बिल्कुल यही रूस के साथ कर्सक रीजन में हुआ।
वो इसलिए कि इतने बड़े और स्ट्रेटजिकली अहम इलाके की हिफाजत के लिए सिर्फ चंद 100 कॉन्स्टेप्ट्स और नेशनल गार्ड्स ही मौजूद थे। बाकायदा ट्रेंड रशियन आर्मी यहाँ थी ही नहीं। यही वजह है कि जब अचानक यूक्रेनियन आर्मी इन्हें पीछे से घेरने में कामयाब हो गई तो इन 20 साल के करीब उम्र वाले नौजवान रशियन गार्ड्स और कॉन्स्क्रिप्ट्स ने सड़क पर लेट कर हथियार डाल दिए। ये मनाजिर तो जाहिर है ताकतवर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और वहाँ की आवाम को बहुत देर तक तकलीफ देते रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि रशिया के पास भी यूक्रेनियन आर्मी के हथियार डालने के इससे ज़्यादा इमेजेस, वीडियोस और कैदी हैं। तो खैर, हम वापस आते हैं अपनी बात की तरफ कि जैसे जैसे यूक्रेनियन आर्मी कर्स्क रीजन में आगे बढ़ी, 17 अगस्त तक इन्हें किसी बड़ी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। इसीलिए आसानी से वो अपने दावे के मुताबिक 440 मील या 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उनके दावे के मुताबिक ऑक्यूपाई कर गए। ये एक बात हो गई कि यूक्रेन ने किसी तरह एलाइज और एनिमीज दोनों को सरप्राइज करके रशियन एरियाज पर अटैक किया और कब्जा कर लिया। मगर आप जानते हैं कि जंगों में एक पार्टी का सरप्राइज देने में कामयाब हो जाना, कुछ एरिया फतह करके कब्जे में ले लेना, दुश्मन के कुछ लोग मार देना एक बात है, लेकिन इस कब्जे को बरकरार रखना, इसे फैलाना और मुज़ाकरात के वक्त तक दुश्मन को वापस ना आने देना चीज़ें दीगर अस्त, ये बहुत मुश्किल काम है। ये बिल्कुल दूसरी बात है। जैसा कि रूस ने 18% यूक्रेनियन एरिया बरसों से अपने कब्जे में रखा हुआ है, क्या यूक्रेन ये कर पाएगा? आइए इसके लिए पहले ये जानते हैं कि यूक्रेन के इस हमले में स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो इससे क्या हासिल करना चाहता था सियासी और मिलिट्री तौर पर। साथियों, हर जंग में हर एक्शन का एक स्ट्रेटजिक पर्पस होता है। अगर वो पर्पस, वो मकसद हासिल ना हो तो कोई भी मूव, कोई भी अटैक, कोई भी हमला पैसे का, वक्त का और कीमती ह्यूमन रिसोर्स का ज़्या होता है। ख्वाह में बेहतरीन सोल्जर्स और बेहतरीन हथियारों का अच्छा खासा हिस्सा तबाह हो जाता है। तो यूक्रेन के कर्स्क अटैक में मुख्तसरन यूक्रेनियन आर्मी के 3 स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स थे जिन्हें वो एलानिया कह भी रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये कि जब भी मुज़ाकरात हों उनकी पोजीशन मजबूत हो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारा कोई इरादा रूसी एरिया पर मुस्तकिल ऑक्यूपेशन का, कब्जे का नहीं है, इसे सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए छीना गया है। मतलब जब भी पीस नेगोशिएशन होंगे तो यूक्रेन अपने इलाके वापस लेने के लिए कर्स्क रीजन को बार्गेन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेगा कि रूस उसके इलाके वापस कर दे, वो रूस के इलाके वापस कर देगा। इस स्ट्रेटजिक पर्पस के बारे में हमारा ख्याल है कि यूक्रेन बुरी तरह नाकाम होगा, क्योंकि रूस ने तो जो हल्के फुल्के मुज़ाकरात चल रहे थे उनसे भी इनकार कर दिया है। फिर यूक्रेन ने जितने एरिया पर कब्जा किया है वो किसी भी वक्त रूस वापस ले सकता है। यूक्रेन की मैन पावर रूस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यूक्रेन किसी तरह ये ऑक्यूपेशन लंबे अरसे के लिए चला ही नहीं सकता, क्योंकि इसने अपनी बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट सोल्जर्स और बेस्ट वेस्टर्न इक्विपमेंट कर्स्क के कमज़ोर रीजन पर लगा दिए हैं। इस ख्वाहिश पर कि रूस डॉनबास और सम्मी से अपनी बेहतरीन फोर्सेस निकाल कर यहाँ लाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि रूसी सदर ने अभी तक ऐसा कोई अमल नहीं किया, जिसके बाद यूक्रेनियन फोर्सेस मजबूरन खुद को रशियन इलाकों में फैलाती जा रही हैं। जिसका नुकसान ये है कि पहले से बहुत कम तादाद में यूक्रेनियन सोल्जर्स होने की वजह से इनकी सप्लाई लाइंस स्ट्रेच हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं, और जितनी ये कमज़ोर होती जाएंगी रूस के लिए इन्हें तोड़ना और यूक्रेनियन फोर्सेस को घेरना उतना ही आसान हो जाएगा। ऐन मुमकिन है कि अब चंद हफ्तों या महीनों में सुने कि रूस ने कर्स्क रीजन में मौजूद यूक्रेनियन फोर्सेस को हथियार डालने की भी इजाज़त नहीं दी, या फिर आप ये सुने कि यूक्रेनियन आर्मी ने हैवी बम्बार्डमेंट के बाद कर्स्क का रीजन खुद ही छोड़ दिया। तो ये पहले स्ट्रेटजिक पर्पस का हाल जल्द ही होने वाला है। क्यूरियस फेलोज, रशियन इलाके पर कब्जे में यूक्रेन का दूसरा पर्पस ये था कि वो अपने वेस्टर्न एलाइज को यकीन दिलाए कि वो जीत सकता है। वो इत्तेहादी जो उसे अब तक $100 अरब से ज़्यादा की इमदाद और असलाह और फंडिंग दे चुके हैं, उन्हें बताए कि उसकी मदद जारी रखने में कोई नुकसान नहीं। यूरोप का, अमेरिका का फ़ायदा ही है कि रूस कमज़ोर हो रहा है। ये बात यूक्रेनियन के लिए इसलिए ज़रूरी थी, ये पर्पस इसलिए ज़रूरी था कि यूरोपीय इत्तेहादी मदद के मुख्तलिफ दावे करने के बाद अब एक एक करके फिरने लगे हैं। मिसाल के तौर पर यूक्रेन को सबसे ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट देने वाला यूरोपियन मुल्क, अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, यूरोपियन मुल्क जर्मनी है। जर्मनी की लीडरशिप के बयानात मीडिया की जीनत बन रहे हैं कि वो यूक्रेन को तयशुदा इमदाद पर कट लगाने का अब इरादा कर रहा है। इनके लोकल अखबारात में छप रहा है कि जर्मनी यूक्रेन को मजीद कोई मिलिट्री फंड देने का इरादा नहीं रखता। ऐसी खबरों के दरमियान में यूक्रेन को यकीन है कि रशियन एरिया कर्स्क पर कब्जा भागने की तैयारी करते हुए वेस्टर्न एलाइज को यकीन दिला देगा कि नहीं, यूक्रेन तो जीत रहा है। वेस्ट क्या करे कि वो इनकी फाइटिंग फोर्स पर भरोसा रखे और अनलिमिटेड असलहा और डॉलर्स इनको भेजता रहे। अब साथियों, ये स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव या सियासी ऑब्जेक्टिव भी हमारे ख्याल में बिल्कुल बोदा है।
क्योंकि जब आप कहते हैं कि हम जीत सकते हैं तो पहले आपको जीत डिफाइन करना होती है, विक्ट्री डिफाइन करना होती है कि आप ये किसे कहते हैं। क्या यूक्रेन जीत से ये मुराद लेता है कि वो अपना 18%, 18% एरिया रूस से वापस ले सकता है, या इसके अलावा कोई बात है? अब तक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मुज़ाकरात के लिए जो मुतालबात सामने रख रहे हैं, जिस पर अभी कुछ लम्हों में बात करेंगे, अगर हम उसको देखें तो यूक्रेन अपने तमाम इलाके क्रीमिया समेत रशिया से वापस लेना चाहता है। इसे ही वो विक्ट्री कह रहा है। सो अगर यूक्रेन अपने वेस्टर्न एलाइज को यकीन दिलाना चाहता है कि कर्सक के अनडिफेंडेड एरिया पर कब्जा करके, जो कि उसके ऑक्युपाइड एरियाज के मुकाबले में 0.9% से भी कम बनते हैं, इतने एरिया पर कब्जा करने के बाद और इसे देखने के बाद उसके यूरोपीय और अमेरिकी इत्तेहादी ये समझेंगे कि यूक्रेन जीत सकता है और या जीत रहा है, तो ये एक अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। अमेरिकी वेपन इंडस्ट्री और लॉबीज का पर्सनल इंटरेस्ट, ज़ाती इंटरेस्ट इस जंग में हथियारों की फरोख्त तक तो हो सकता है, मगर वेस्टर्न मिलिट्री माइंड्स आपसे और मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन को जितने चाहे हथियार दे दिए जाएं, वो रूस से अपने 1,08,630 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को वापस नहीं ले सकता, बल्कि कर्सक को भी वो ज़्यादा अरसा संभाल कर नहीं रख सकता। सो दूसरा मकसद कि मगरबी इत्तेहादियों को जीत पर कन्विंस किया जा सके और मुस्तकिल मदद ली जा सके, इसके लिए यूक्रेन को पहले विक्ट्री, जीत डिफाइन करना होगी, जो कि अब तक नहीं है, और जिसे वो अब तक विक्ट्री कह रहा है वो उसके वेस्टर्न एलाइज जानते हैं कि पॉसिबल ही नहीं। अब तीसरा मकसद जो बहुत वाज़ेह था यूक्रेन का, वो ये कि भले इस जंग में स्टेलमेट आ चुका है, लेकिन रूस मुसलसल यूक्रेनियन टेरिटरीज पर कब्जा करने के लिए अटैक्स करता जा रहा था रोज़ाना के हिसाब से। ख़ास तौर पर खार्किव और सम्मी के इलाकों में रशियन आर्मी मुसलसल अटैक्स कर रही थी और इंच बाय इंच आगे भी बढ़ रही थी, एडवांस कर रही थी। इसी साल मई में खार्किव के कई इलाकों को रूस ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके कब्जे में भी ले लिया था, और इसी महीने बेलोहारियोव भी उनके कब्जे में चला गया था। सो ऐसी शिकस्तों के बाद यूक्रेन की प्लानिंग ये नज़र आ रही थी कि रशियन रिसोर्सेज और मैन पावर को इन इलाकों से डाइवर्ट करने पर, हटने पर मजबूर किया जाए जहां पर रशिया जीत रहा है। उनकी कैलकुलेशन ये थी कि अगर रूसी इलाकों पर कब्जा हो गया तो रूसी फोर्सेस मजबूर होंगी कि वो अपने बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट सोल्जर्स और कमांडर्स अपने एरियाज़ को बचाने के लिए मूव कर देंगे। अब आप जान ही चुके हैं इसी वीडियो में कि हैरत अंगेज़ तौर पर यूक्रेन का ये अंदाज़ा बुरी तरह फ्लॉप हो गया, क्योंकि रशिया ने फौरी तौर पर किसी भी रीजन से अपनी फोर्सेस को डाइवर्ट नहीं किया, बल्कि यूक्रेन और उसके वेस्टर्न एलाइज को मुसलसल इस धोखे में रखा कि वो बस अटैक करने ही वाला है, बस अब अटैक करेगा क्या। मगर असल में रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न साइड पर पहले ही की तरह अटैक मेंटेन रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेनियन स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव में यूक्रेन 20 अगस्त को अमली तौर पर फेल हो गया, क्योंकि 20 अगस्त को रशियन फोर्सेस ने डोनेत्स्क रीजन के एक अहम स्ट्रेटजिक टाउन न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ कर्सक रीजन में रूस ने बजाय अपनी बेस्ट फोर्सेस भेजकर कब्जा खत्म करवाने में जल्दी करने के, तवील ट्रेंचेस बनाकर डिफेंस करने की पॉलिसी अपना ली है, जिस पर यूक्रेन के लिए रूस में आगे बढ़ना तो नामुमकिन हो गया है, लेकिन अब वो ईस्ट टू वेस्ट यानी लंबाई में हॉरिजेंटली अपनी फोर्सेस और कब्जा स्ट्रेच कर रहा है, जो कि एक बार फिर इसकी सप्लाई लाइंस को कमज़ोर कर देगा। और यही रूस चाहता है कि यूक्रेन की इंतहाई कम मैन पावर को इतना फैलने पर मजबूर कर दिया जाए कि उस पर हमला करना और उसे घेर कर मारना आसान हो जाए। सो ये तीसरा स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव के रूस को बेहतरीन फोर्सेस डाइवर्ट करने पर मजबूर किया जाए, कर्सक इन्वेजन इस इंट्रूजन के तीसरे हफ्ते नाकाम हो चुका है। अब आते हैं चौथे और आखिरी मकसद की तरफ कि कर्सक के चंद 100 स्क्वायर माइल्स पर कब्जा करके यूक्रेनियन आर्मी का, उनकी फोर्सेस का मोराल बुलंद करना भी एक पर्पस था। क्यूरियस फेलोज, फोर्सेस का आर्जी मोराल अप करना बाज़ औक़ात खौफनाक तौर पर मोराल गिराने का बायस बन जाता है। वो ऐसे कि इस केस में जैसे ही रूस अपने इलाके वापस लेगा, जो कि यकीनी तौर पर वो ले लेगा, तो कहाँ जाएगा यूक्रेनियन आर्मी का बढ़ा हुआ मोराल? वो तो पहले से भी बुरी तरह शैटर हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। फिर प्रेसिडेंट प्यूटन, जिन्हें इस वक्त यकीनी तौर पर रूसी अवाम की तरफ से दबाव का सामना है, जैसे ही वो ये इलाके वापस लेंगे या रशियन फोर्सेस यूक्रेन में एडवांस ही करती चली जाएंगी, तो एक बार फिर वो हीरो से सुपर हीरो बन जाएंगे, उनकी मकबूलियत पहले से भी सिवा हो जाएगी। मतलब ये यूक्रेन की मोराल बूस्टिंग स्ट्रेटजी भी मिलिट्री लॉजिक में कम से कम कर्सक रीजन के एंगल से अगर देखें तो बुरी तरह फ्लॉप है। अभी अल जज़ीरा चैनल ने यूक्रेनियन कैपिटल कीव में आम लोगों से पूछा कि वो अपनी फोर्सेस के कर्सक रीजन पर हमले से कितने पुरुमीद हैं, कितने खुश हैं। तो यूक्रेन के कैपिटल कीव के जो लोग हैं, उनके चेहरों पर खुशी के बजाय परेशानी ज़्यादा थी कि न जाने अब रूस इसका क्या जवाब देगा।
We don't know what this will lead to, but we all have our hopes high. This will change the situation in our favor. The question is how much. साथियों, कीव के लोगों की बात सुनने और चारों यूक्रेनियन प्लस नेटो ऑब्जेक्टिव्स के फेल होने पर हम ही नहीं, यूक्रेन के वेस्टर्न इत्तेहादी भी बात करने लगे हैं। वो भी अब दबे दबे अल्फाज छोड़कर खुले अल्फाज में कहने लगे हैं कि कर्सक के इंतहाई छोटे से एरिया पर कब्जा यूक्रेन को किसी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर नहीं जाएगा। ये एक आर्जी खुशी और चंद ट्रॉफी वीडियोस हासिल करने से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। हाँ, ऐसे में एक चीज़ है जिस पर यूक्रेन वाकई भरोसा कर सकता है और इसे मैदान जंग में रूस पर एक एज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और वो चीज़ है दुनिया का माना हुआ फाइटर जेट, डॉग फाइट्स का हीरो F-16 तैयारा। क्यूरियस फेलोज, यूक्रेनियन एयरफोर्स अब तक सोवियत दौर के बिग 29 और सुखोई 27 तैयारे ही इस्तेमाल कर रही थी, जो कि रशियन सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट्स और S-300 और 400 डिफेंस सिस्टम के मुकाबले के लिए बिल्कुल अनफिट थे। मगर अब इसे अमेरिका ने वादा किए हुए F-16 पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने कुल मिलाकर 2 साल में 79 F-16 यूक्रेन को देने का वादा किया है, जिनमें से कुछ पुराने हैं जो नीदरलैंड और डेनमार्क से लेकर दिए जाएंगे। इनमें से पहले 10 F-16 यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किसी एक बेस पर खड़ा करने के बजाय पूरे मुल्क में मुख्तलिफ लोकेशंस पर फैला दिया है और छुपा दिया है। इन तैयारों की आमद पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने एक पार्टी भी मुनक्किद की जिसमें वेस्टर्न एलाइज का शुक्रिया अदा किया गया। ये तो हो गया, मगर क्या ये तैयारे रशिया यूक्रेन वॉर में कोई फैसलाकुन किरदार अदा कर पाएंगे? अब देखिए साथियों, F-16 हो और वो मैदान जंग पर भारी भरकम असर ना डाले, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम ज़रा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये F-16 इस मैदान जंग में कितना और क्या फ़र्क डाल सकते हैं। F-16 के मुकाबले में साथियों, यूक्रेन के साथ सबसे बड़ा मसला अभी तक ये है कि फाइटर जेट्स तो इसके पास आ गए हैं, मगर पायलट नहीं हैं, टेक्नीशियंस नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। कम से कम जितने एक्टिव पायलट्स और को पायलट्स उन्हें चाहिए, उतनों को तो अभी अमेरिका से ट्रेनिंग भी नहीं मिल सकी। फिर इन जहाज़ों को पायलट तो खैर कभी कभार ही उड़ाएंगे, मगर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस तो हर वक्त चाहिए, जिन्होंने हर रोज़ काम करना है ताकि किसी भी वक्त पायलट भागता हुआ आए और इस तैयारे को 100% कॉम्बैट के लिए फिट हालत में उड़ा कर ले जाए। इन टेक्नीशियंस की कोई तादाद आज यूक्रेन के पास नहीं है। ऐसे एक्सपर्ट्स की बड़ी तादाद 100% बात है कि अमेरिका या बरतानिया या कम से कम किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क से यूक्रेन के लिए फराहम की जाए। हाँ, एक बात है कि जिस वक्त ये वीडियो अपलोड की गई, जो इसकी डेट है, अपलोडिंग डेट, उस वक्त तक यूक्रेनियन एयरफोर्स के बेस्ट पायलट्स को अमेरिका ने ट्रेनिंग देना शुरू कर रखी है। लेकिन ये सफ़र काफ़ी तवील है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो भी नहीं जानते कि कितनी देर में यूक्रेनियन पायलट्स तैयार हो जाएंगे ये तैयारे उड़ाने के लिए जो उसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसके रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें हैं। सबसे बड़ी तो ये कि अमेरिकी फाइटर जेट ट्रेनिंग सिस्टम में इतनी गुंजाइश ही नहीं कि यूक्रेनियन पायलट्स की एक बड़ी तादाद को एक साथ लंबे अरसे के लिए ट्रेनिंग दी जा सके, क्योंकि अमेरिका के अंदर उसके अपने पायलट्स की ट्रेनिंग भी चल रही होती है। अब F-16 भले वो पुराने ही क्यों ना हो, ट्रेनिंग इसलिए अहम है कि यूक्रेन के पास पहले से मौजूद मिग और पुराने सुखोई तैयारों से F-16 बेहद पेचीदा तैयारे हैं। फिर यूक्रेनियन एयरफोर्स के साथ एक बहुत बड़ा मसला जुबान का भी है। वो इंग्लिश सिरे से नहीं जानते, जबकि ये बात उनकी अमेरिकन के यहाँ ट्रेनिंग को काफ़ी सुस्त कर देती है। इन सब मसाइल के बावजूद वेस्टर्न एलाइज के मुताबिक अगले साल तक 80 के करीब 80 के करीब F-16 यूक्रेनियन फ़िज़ाओं की हिफाजत कर रहे होंगे या उनकी एयर बेसिस पर मौजूद होंगे। अब साथियों, ऐसा फ़र्ज़ करते हैं कि अगले साल तक ये तमाम फाइटर जेट्स अपने मिसाइल सिस्टम्स और टेक्नीशियंस के साथ, पायलट्स के साथ यूक्रेन में मौजूद हैं। फिर अब उस वक्त जंग में कितना और क्या फ़र्क पड़ेगा? क्यूरियस फेलोज, इसके सादा जवाब के लिए आपको इन F-16 की एक कैपेबिलिटी बताते हैं। दरअसल अमेरिका जो F-16 यूक्रेन को दे रहा है, ये हैं तो थोड़े से पुराने, लेकिन इनमें 2 सिस्टम्स अपग्रेड करके दिए जा रहे हैं। एक ये कि इनमें एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की सलाहियत बहुत अच्छी कर दी गई है। इन एयर टू एयर मिसाइल्स में एम 120 और एम 9X बहुत अहम है। इनकी एक्यूरेसी भी बहुत परफेक्ट लेवल की है और इनकी रेंज भी 180 किलोमीटर के करीब पहुंच जाती है। इससे यूक्रेनियन फोर्सेस ये फ़ायदा उठा सकती हैं कि रशियन फाइटर जेट्स सुखोई 34 और 35 को अपने बॉर्डर से बहुत दूर धकेल सकें, क्योंकि ये इंतहाई मॉडर्न रशियन फाइटर जेट्स रोज़ाना 100 के करीब मिसाइल यूक्रेनियन मिलिट्री टारगेट्स पर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर गिरा रहे हैं। और ये रशियन तैयारे ये सब कुछ अपनी फ़िज़ाओं में रहते हुए करते हैं।
اس سے ہوتا یہ ہے کہ رشین ایئر کرافٹ یوکرینین ایئر ڈیفنس سسٹم کے کسی بھی حصے کے نشانے میں نہیں آتے، یعنی وہ یوکرینین ٹیریٹری میں ریڈار سسٹم سے بہت دور رہتے ہوئے یوکرین کو نقصان پہنچائے چلے جاتے ہیں۔ اگر یوکرین امریکن F-16 کو بہت اچھا آپریٹ کرنا سیکھ جاتا ہے تو وہ بھی اپنی فضاؤں سے روسی سخوئی طیاروں پر ایئر ٹو ایئر AIM-120 اور AIM-9X میزائلوں سے فائر کر کے رشین طیاروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو امریکہ نے ان میں ایئر ٹو ایئر میزائل سسٹمز اپ گریڈ کر کے دیے ہیں، ان کی ایکوریسی اور پرفیکشن اپڈیٹ کی ہے۔ تو ایسے میں اگر یوکرین اس لیول تک پہنچ جاتا ہے اگلے سال تک، تو روس کے پاس غالباً دو ہی صورتیں ہوں گی کہ یا تو وہ اپنے طیاروں کو پیچھے ہٹا لے اور ان کو بچا لے، یا پھر امریکن F-16 کو گرائے، خواہ اپنے میزائلوں سے گرائے، میزائل ڈیفنس سسٹم سے، یا پھر سخوئی طیاروں سے امریکی لینڈ مار F-16 سے فائٹ کرے، ڈاگ فائٹ کرے، یعنی انہیں لڑ کر گرانے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ امریکی اور روسی ٹیکنالوجی کا شاندار امتحان ہوگا، ایسی ڈاگ فائٹ ہوگی جو پھر مدتوں یاد رکھی جائے گی۔ اگر F-16 ان میں گرتے ہیں تو روس کے پاس بہترین پروپیگنڈا مٹیریل آ جائے گا کہ امریکی ٹیکنالوجی پر ہماری برتری ہے، ہماری ٹیکنالوجی اس سے بہتر ہے، نفسیاتی طور پر بھی روس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر روس اپنے طیارے پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو جاتا ہے یا پھر اس کے طیارے F-16 کے ہاتھوں یوکرینین پائلٹس کے ذریعے مار دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پیوٹن اور رشین آرمی کے لیے بے پناہ ہزیمت، شرمندگی کی بات ہوگی کہ ایک تھرڈ ورلڈ کی ایئر فورس کے ہاتھوں انہوں نے اپنے بہترین طیارے گنوا دیے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی روسی ہتھیاروں کی بہت سبکی ہوگی، ان کی قیمت بھی گر جائے گی۔ تو خیر دوستو، ایئر ٹو ایئر میزائل سسٹم کے بعد یوکرین کو دیے جانے والے F-16 میں ریڈار سسٹم بھی اپ گریڈ کر کے امریکہ نے دیے ہیں۔ یہ سسٹم طیارے کے اپنے ڈیفنس کو بڑھائے گی، یعنی طیارے کو تباہ کرنے والے پروجیکٹائلز کو تباہ کرنے میں مدد دے گا۔ مطلب امریکہ نے اپنی طرف سے یوکرین کو نوازنے میں اب تک تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ان امریکی طیاروں کے ساتھ بہرحال ہے، وہ یہ کہ یوکرین کو تو آج طیارے چاہیے، کیونکہ اس کی مین پاور بری طرح آج تباہ ہو رہی ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق وہ 70,000 سے 3 لاکھ تک فوجیوں کو کھو چکے ہیں، مطلب یہ مارے گئے ہیں یا زخمی ہیں، اب لڑ نہیں سکتے، یا پھر پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہیں۔ نمبرز میں اتنا بڑا فرق اس لیے ہے کہ دونوں طرف سے، روس اور یوکرین کی طرف سے، کوئی بھی درست بات نہیں کر رہا، اس لیے آپ 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا فگر رفلی ذہن میں رکھیں، اور اس کو بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے فگر بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یوکرین کا بہت بڑا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ خیر، ہم کہہ رہے تھے کہ یوکرین کو کم از کم 200 فائٹنگ جیٹس آج چاہیے تاکہ وہ اپنے 10 یا 12 اسکواڈرنز کو اچھے کامبیٹ یونٹس میں بدل سکے، لیکن فوری تو اسے صرف 10 طیارے ملے ہیں، باقی تو اگلے سال ملیں گے۔ زولنسکی انہیں بچائیں گے یا اب ان سے ڈاگ فائٹس کریں گے؟ ان سے تو ایک کامیاب کامبیٹ فائٹنگ یونٹ بھی بمشکل ہی بنے گا۔ مطلب 2 سال بعد، اگلے سال کے آخر تک جب 79 طیارے ہو بھی جائیں گے تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ اس وقت نہ جانے کیا صورتحال ہو۔ ویسے آپ کو بتائیں کہ جو F-16 امریکہ نے یوکرین کو دینے بھی ہیں، وہ 79، وہ سارے کے سارے فائٹر جیٹس نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ صرف ٹریننگ کے لیے ہوں گے، کچھ اتنے پرانے ہیں کہ انہیں دیا ہی اسپیئر پارٹس کے لیے جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ بڑی بڑی باتیں کرنے کے باوجود یوکرین کو نیٹو کا حصہ تو نہیں بنا پا رہے، لیکن یوکرینین ایئر فورس کو نیٹو لیول کی ملٹری بنانے کا انتہائی سست رفتار کام انہوں نے شروع کر دیا ہے اپنے طور پر۔ یہ کوششیں کتنی اور کب تک کامیاب ہوں گی، اس کا پتہ تو ڈاگ فائٹس اگر ہوئی تو ان سے چل جائے گا۔ فی الحال تو یوکرین نے جو کرسک ریجن پر اٹیک کیا ہے، اس نے ایسٹ یورپ میں رشیا یوکرین وار میں امن مذاکرات کی رہی صحیح امیدیں ختم کر دی ہیں۔ دراصل روس اور یوکرین کے درمیان 2 سال پہلے ہی، یعنی جنگ کے آغاز کے فوراً بعد، امن مذاکرات ترکی کے شہر استنبول میں شروع ہو گئے تھے۔ ان میں یوکرین اور ویسٹرن ایلائز کا سب سے بڑا مطالبہ روس سے یہ تھا کہ یوکرین کو افریقہ کے غریب ممالک کے لیے گندم سپلائی کرنے کا راستہ دیا جائے، اس کا بلاکٹ ختم کیا جائے، کیونکہ روس نے یوکرین کا نیول بلاکٹ کر کے اس کی ایکسپورٹس بند کر دی تھی۔ اس لیے اقوام متحدہ سمیت عالمی سطح پر ڈیمانڈ یہ آئی کہ یہ انسانی مسئلہ ہے، اس لیے روس مذاکرات کے شروع میں ہی یہ بات مان لے اور باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ یہ مطالبہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے تسلیم کر لیا، لیکن چند ہفتوں بعد رشین پریزیڈنٹ نے یہ رعایت واپس لے لی، کیونکہ ان کے مطابق یہاں سے جو گندم کو جانے کی وہ اجازت دے رہے تھے، یہ گندم زیادہ تر افریقہ کے غریب ممالک میں نہیں جا رہی تھی، بلکہ یورپین ممالک کو ایکسپورٹ ہو رہی تھی۔ تو خیر، یہ ابتدائی مذاکرات تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قطر ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود پچھلی 1 دہائی میں 10-15 سال میں خود کو انٹرنیشنل سطح پر امن مذاکرات کا گڑھ منوا چکا ہے۔
طالبان امریکہ مذاکرات یہاں ہوئے، غزہ اسرائیل مذاکرات یہاں ہو رہے ہیں، اور اب یوکرین رشیا مذاکرات بھی قطر کے شہر دوحہ میں ہی باقاعدہ شروع ہو چکے تھے۔ ان کی ٹرمز طے ہو رہی تھیں لیکن انہیں خفیہ رکھا گیا تھا۔ اب تک جو باتیں لیک ہوئی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ ان میں دونوں طرف سے ایکسٹریم ڈیمانڈز سامنے رکھی گئی ہیں۔ یوکرین نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ روس 2014 سے قبضے میں لیے گئے تمام یوکرینین علاقے کریمیا سمیت واپس کرے یا کرنے کی حامی بھرے، اس کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر آئے۔ جبکہ روس نے یہ شرط رکھی تھی کہ مذاکرات تب شروع ہوں گے جب یوکرین ان تمام علاقوں سے دستبردار ہو جائے گا، انہیں سرنڈر کر دے گا جن پر مذاکرات کے وقت روس کا قبضہ ہے، اور ان علاقوں پر بھی رشیا کا قبضہ تسلیم کرے گا جن پر ابھی قبضہ ہوا تو نہیں لیکن روس سمجھتا ہے کہ یہ تاریخی طور پر اس کے علاقے ہیں، یعنی خارکیو اور سمی کے ریجنز اور ساؤتھ کا کچھ علاقہ۔ سادہ الفاظ میں آپ سمجھیں کہ نیپرو ریور کے ایسٹ میں رشین سائڈ کے بہت سے علاقے۔ ساتھیو، آپ اور ہم کچھ بھی کہیں، اس وقت نیٹو اپنی فورسز سے نہیں بلکہ اپنی ٹیکنالوجی سے اور اپنی دولت سے روس پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ بقول پریزیڈنٹ پیوٹن ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ آخری یوکرینین تک روس سے جنگ جاری رکھے گا۔ روس کی ایٹامک ڈاکٹرائن یہ ہے کہ اگر اس کی مدر لینڈ خطرے میں ہوئی، مین لینڈ رشیا خطرے میں ہوا، تو وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس وقت امریکی ہائی مارس راکٹ سسٹم سے روس کے کرسک ریجن کے 3 اہم پل اڑا دیے گئے ہیں اور بہت سے میزائل اس جگہ پر گرائے گئے ہیں۔ اس کے سینکڑوں شہری مار دیے گئے ہیں اور اس کی مدر لینڈ کے ایک حصے پر قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ سب امریکن میڈ ہائی مارس میزائل سسٹم کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو نہ صرف یہ کہ امریکہ کا موسٹ ماڈرن پروجیکٹائل ویپن ہے، بلکہ اسے چلانے کے لیے جی پی ایس سسٹم کی جو مدد چاہیے، جو ایکوریسی چاہیے، اس کے لیے بھی امریکن ٹیکنیشینز چاہیے، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو امریکہ براہ راست نیٹو کے ساتھ روس کی مدر لینڈ پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ ماسکو پر اسی ہفتے میں تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون اٹیک ہو چکا ہے، جس میں 45 ڈرونز تو روس کے ڈیفنس سسٹم نے گرا دیے، لیکن درجنوں مختلف جگہوں پر گرے، تباہی پھیلی اور آگ لگی۔ مطلب امریکہ اور ویسٹ ہر رشین ریڈ لائن عبور کر چکے ہیں۔ کیا صدر پیوٹن اس کا جواب ایٹامک ٹیکنالوجی سے دیں گے؟ کیا ٹیکٹیکل نیوکس استعمال کریں گے؟ کیا دنیا اس تباہی کی طرف جا رہی ہے جس کا تصور بھی محال ہے؟ اس پر نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وار آف ایٹریشن شروع ہو چکی ہے، جس میں دونوں دشمن ایک دوسرے کو مسلسل تھکا کر، نچوڑ کر اور لمبی لڑائی میں کنگلا کر کے مارتے ہیں۔ وار آف ایٹریشنز میں عموماً وہ جیتتا ہے جس کے پاس مین پاور، ویپن انڈسٹری اور ول آف فائٹ ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ جانتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ تعداد میں ہیں، بڑی تعداد میں ہے۔ یوکرین رشیا وار بلا شبہ ایک ماڈرن سٹائل میں ورلڈ وار بن چکی ہے۔ یہ مشرقی اور مغربی، ایسٹرن اور ویسٹرن ٹیکنالوجی کی بھی جنگ بن چکی ہے کہ کون ٹیکنالوجیکلی کتنے اچھے ہتھیار کتنی جلدی بنا سکتا ہے اور کون دشمن کے ہتھیار کتنی جلدی جیم کر کے ڈسٹروائے کر سکتا ہے، کون کس کو دیوار کے پیچھے، زمین کے نیچے دیکھ اور سن سکتا ہے اور پھر نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس لڑائی میں بڑی طاقتوں کے تمام ویپن ڈیلرز بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کما لیں گے۔ ان ہتھیاروں کی قیمت ان ممالک کے عوام ٹیکسوں کی صورت میں ادا کریں گے اور کر رہے ہیں۔ بھلے ہی یہ ویپن یوکرین کو، اسرائیل کو فری مل رہے ہیں، مگر امریکی ٹیکس پیئرز کی جیبوں سے یہ ساری رقم جا رہی ہے اور جاتے رہیں گے، اور آخر کار یہ سب کچھ کہاں جائے گا؟ ویپن انڈسٹریز اور ان لابیز کو جو یہ کھیل کھیل رہی ہیں۔ یہ لابیز اسی پبلک ٹیکس منی کے ٹریلینز آف بلینز آف ڈالرز میں سے چند ملین ڈالرز ان کینڈیڈیٹس پر لگائیں گے جو جنگوں کو جاری رکھنے میں ان لابیز کا ساتھ دیں گی یا ان کا اسلحہ فروخت کروانے میں مدد کریں گی۔ دنیا کو ان سب سے، ساری اگلینس سے، ان کارٹلز سے، ان لابیز سے ریلیف چاہیے، ایک سانس چاہیے، ایک نئی لیڈرشپ چاہیے جو اس آئرن کلیڈ کرول گرپ سے انسان کو نجات دلا سکے۔ ساتھیو، یوکرین رشیا وار کو ہم پہلے دن سے انٹرنیشنل گریڈ گیم کے اینگل سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس گریڈ گیم میں جاسوس کیسے لڑتے ہیں، کیسے سیٹلائٹس کے ذریعے اسپیس وارز لڑی جاتی ہیں، کیسے روس اور چین امریکہ اور یورپین ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں، اس سب پر آپ ہماری یہ شاندار سیریز دی گریٹ گیم آف دی گریٹ پاورز ضرور دیکھیں۔ یہاں دیکھیے کہ ولادیمیر پیوٹن ایک معمولی جاسوس سے تاریخ کے اہم ترین کردار کیسے بن گئے، اور یہاں جانیے ان 100 کتابوں پر ہماری ڈاکومنٹری سیریز جنہیں آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے۔